अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम CS 604 की फाइनल टेस्ट प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ताकि आने वाली वीडियो को लेसन लाखिर आपको ऑन टाइम मिल सके। तो चलें लेक्चर की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो लेक्चर में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, साथ में मेंशन कर रेस कंडीशन क्या होती है जब आपके पास मुख्तलिफ प्रोसेस आ जाते हैं। अगर उसमें आप ट्राई करते हैं कि उसमें चेंजेस करने की, तो फिर आपके पास क्या होता है, रेस कंडीशन जो है अकर हो जाती है, राइट। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स हैं। क्रिटिकल सेक्शन में ये होता है कि आपके पास जितने भी प्रोसेस होते हैं वो एक ही कॉमन जो मेमोरी होती है उसको शेयर कर। क्रिटिकल प्रॉब्लम सेक्शन में ये होता है कि जब आपके पास कोई प्रोसेस आता है या कोड है, आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस को इजाज़त होती है कि वो एट द सेम टाइम एक ही प्रोसेस कर सके, उससे ज़्यादा नहीं कर सके। अब एमसीक्यूज़ के लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कोड इंप्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एंट्री सेक्शन है। सेकंड क्विज आपको बन सकता है, रिमेनिंग कोड को हम बोलते हैं रिमाइंडर सेक्शन। और इसके बाद 3 क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर बेस है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस है। मोशी एक्सक्लूजन क्या होता है कि इसमें आपके पास एट ए टाइम जस्ट एक प्रोसेस जो है कि आप करवा सकते हैं। प्रोग्रेस में ये होता है कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो और उसमें कोई जो एरर वगैरह आ गया तो आप फिर सेकंड प्रोसेस को अलाउ करते हैं कि वो आए अपना काम करें। बाउंडिंग वेटिंग में ये होता है कि आप प्रोसेस जो कोई वेटिंग में होते हैं, कुछ प्रोसेस जो वर्किंग में हो रहे होते हैं, क्योंकि एट ए टाइम में एक प्रोसेस हम जो है ना प्रोसेस करवाते हैं। बाकी जो वेट कर रहे होते हैं कुछ टाइम के बाद हम उन्हें भी अलाउ कर देते हैं कि वो भी अपना काम कर सकें। प्रोसेस सोल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये होती हैं कि इनके सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के प्रोसेस कौन से हैं। ये दो प्रोसेस होते हैं, P0 और P1। इसमें BMLI स्टैंड फॉर बेसिक मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसमें हम जो कि जितने भी प्रोसेस होते हैं वो एट ए टाइम जो कि डाटा को स्टोर कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, सारे प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं इंटरप्शन के बगैर। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कि ये अगर आपके पास जो इंटीजर वेरिएबल है वो कॉमन जो कि इंटीजर वेरिएबल प्रोसेस को शेयर कर रहे हैं, तो वो कौन से इनिशियलाइजेशन करें 0 और 1। अगर वो साइन में ऑपरेटर लगेंगे कि टर्न डबल इज इक्वल टू आई, दैन P1 अलाउ करेगा कि वो क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएँ, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, इसमें जस्ट एट ए टाइम हम जस्ट एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। सेकंड में ये आ सकता है कि आपके एमसीक्यूज़ हैं, वेरिएबल टर्न इज रिप्लेस विद एन अरे, बूलियन फ्लैग ट्रू के साथ होता है और उस उन एलिमेंट को इनिशियलाइज किया जाता है, फॉल्स के साथ किया जाता है। उसके बाद अगर ये हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो ट्रू होगा, अगर नहीं जाना तो वो फॉल्स आ जाएगा। लेक्चर नंबर 12 है, उसके बाद हम देख ले। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। मोची एक्सक्लूजन के अंदर ये हो कि हमारे पास जो एंट्रीज़ होती हैं जिन्होंने क्रिटिकल सेक्शन में जाना होता है वो तब जाएंगे जब हमारे पास फ्लैग जो हमारे फॉल्स होगा और टर्न आई होगा। अगर हम दोनों प्रोसेस को अलाउ कर देते हैं कि वो एट ए टाइम जो कि क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएँ, तो फिर कौन सी कंडीशन फॉलो होंगी, फ्लैग 0 और फ्लैग 1 जो ये दोनों हमारे पास ट्रू होंगी, तो देन हम इसको अलाउ करेंगे। सेकंड है कि एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। इसमें ये होता है कि मल्टीपल प्रोसेस एट ए टाइम हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। बैकरी एल्गोरिदम ये होता है कि ये हमारे पास जो मल्टी प्रोसेस का यूज़ करते हैं और इसका एल्गोरिदम हम क्यों यूज़ करते हैं। एक तो आपने ये नेम मेमोराइज़ कर लेना, दूसरा ये किस बेस के ऊपर काम करता है, ये स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है। इसमें ये एग्जांपल मैंने आपको बैकरी एल्गोरिदम बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि जैसे ना हम आप स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैं, अब सब स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। कभी भी किसी भी दो स्टूडेंट को सेम आईडी नहीं प्रोवाइड की गई, क्योंकि हर पर्सन की एक यूनिक आईडी होती है, उसका डाटा अलग होता है, वो खुद भी एक यूनिक होता है पर्सन, राइट। तो इसमें ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन बैकरी में जाता है, उसमें ये होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट था, जो पहले आएगा, ठीक है, उसको पहले वो एक टिकट दे देंगे, ठीक है, कि आप आएँ। जो फर्स्ट पर्सन कस्टमर आएगा वो अपनी जो भी चीज़ें ऑर्डर करनी होगी वो करेगा, चीज़ें लेकर चला जाएगा। फिर सेकंड को टिकट देंगे, फिर थर्ड को, और हर पर्सन को यूनिक देंगे। तो इस तरह ये होता है कि एक सीक्वेंस में हम उन सबको जो है कि कस्टमर को देते हैं ताकि वो अपना काम करें और वहाँ से चले जाए, कोई भी डेडलॉक उसमें अक्कर ना हो। तो इसके लिए ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बाकी ये चीज़ें मैं लिखी हुई हैं इसमें, ये आप देखें, ये हम नंबर जनरेट किस तरह करते हैं। ये इसमें जो नंबर जो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं 1 2 3। अब जो कस्टमर 1 बेकरी में इंटर होगा उसको एक यूनिक टिकट मिलेगा, वो आएगा, कुछ भी जो चीज़ लेगी वो ऑर्डर करेगा, लेगा और बिल पे करेगा, फंड्स देगा, चला जाएगा। फिर सेकंड को, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह जो सीक्वेंस वाइज जो कि काम होगा। अब प्रोसेसर नंबर है ये P03 P1 दिस वन ये है। अब क्या है कि इसकी मैं आपको वर्किंग समझा दूँ इस पूरे की, तो आपको खुद फिक्रेशन हो। अब P1 जो है इसमें अब 0 आ गया। अब क्या होगा, ये क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। अब इस 0 के नियरेस्ट बिगेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 है। अब क्या होगा, P0
क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और P2 P3 P4 वेट करेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। अब क्या है कि P3 के लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी 4 है। अब नेक्स्ट क्या होगा, P3 जो है ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, P2 P4 पेंडिंग में होंगे। 4 के बाद लार्जेस्ट वैल्यू 7 है, नियरेस्ट P2 है। अब ये 7 है, 7 क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, P4 वेट करेगा, फिर P4 जाएगा। अब ये देखें कि हमारे पास ये तो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास ये प्रोसेस किस तरह कहाँ वर्किंग करेंगे, पहले P0 आएगा, फिर P2 P3 P0 आएगा, फिर P3 आएगा, 2 और 4, 0 3 2 4। अब ये देखें P0 3 2 4 इस तरह हमारी इसमें वर्किंग हो। ठीक है, ये चीज़ें आपने इस तरह या मेमोराइज करें। हार्डवेयर सॉल्यूशन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, इसके लिए फ्लेक्सिबल प्रॉब्लम कौन सी हैं, फ्लेक्सिबल जो प्रॉब्लम सेक्शन में कौन से, वो यूनिप्रोसेस एनवायरमेंटल है। और फेजिबल कौन सी हैं, फेजिबल कौन सी नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए, वो मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरमेंट है। राइट, ये चीज़ याद रख लेनी है। उसके बाद ये जस्ट आपने लाइन MCQs के लिहाज से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। और द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली होती है। अगर टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन हो वो एग्जीक्यूट क्या करती हैं, सिमल्टेनियसली काम करती हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, स्वैप बेस के अंदर ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि वन प्रोसेस जो है कि एट ए टाइम जो है कि वर्क कर सकता है। ठीक है, एक प्रोसेस हम करते हैं। और अगर हमारे पास की साइन ऑपरेटर फॉल्स हो तो क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट देन टेस्ट इंस्ट्रक्शन विल फाइंड दिस वन होगा। ये MCQs क्लास जैसे इंपॉर्टेंट है। सेमाफोर, सेमाफोर में क्या होता है कि एक इसमें इंटीजर वेरिएबल होते हैं। ठीक है, दो होते हैं, P और V होता है। P वेट के लिए होता है और V हमारे पास सिग्नल के लिए होता है। ये दो चीज़ें आपने याद रख लेनी है। अब क्या होगा कि इसमें जो कि S जो है हमारे पास जो सिग्नल है वो क्या होगा कि इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें जो हमारे पास वो डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। म्यूटिक्स स्टैंड फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन MCQs इंपॉर्टेंट है। इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, 1 से करते हैं। सेमाफोर के दो डिसएडवांटेज हैं, बिजी वेटिंग है और स्पिन लॉक है। बिजी वेटिंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास इसमें हम जो भी प्रोसेस करवाने हैं वो एक सीक्वेंस में करवाने हैं। अगर ये देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेप है, प्रोसेस है, P1 है, P2 है और P3 है और बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप देखिए पहले P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा प्रोसेस होने के लिए। जब तक ये अपना काम मुकम्मल नहीं करता ये दोनों वेट करेंगे। जब ये काम मुकम्मल करेगा फिर P2 की बारी आएगी क्रिटिकल सेक्शन में जाने की, P3 वेट करेगा। जब तक P2 वर्किंग अपनी कंप्लीट नहीं कर रहा प्रोसेस तब तक P3 जो है कि वो जो है ना क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते वो वेट करेगा। स्पिन लॉक में क्या होता है कि अगर ये जो वेट कर रहे हैं ये P1 प्रोसेसिंग में है, ये दोनों अगर वेट कर रहे हैं, अगर इनका टाइम जो है हमारे टाइम जो प्रोसेसिंग टाइम से अगर अबव हो जाता है शॉर्ट टाइम से, तो क्या होगा कि हमारे पास वो इसको जो सेमाफोर का डिसएडवांटेज बन जाएगा। ये चीज़ वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी ऊपर। अच्छा, अगर आपको हैंड आउट्स रिक्वायर है तो आप इन व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेमाफोर का ये मैंने करवा दिया आपको। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, इसमें जो हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो होते हैं वो एक ही हमारे कॉमन मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम मेमोरी को डाटा स्टोर करते हैं, लेते हैं, सब कुछ हम काम करते हैं। सेमाफोर की प्रॉब्लम्स ये 4 पॉइंट्स हैं। सेमाफोर क्या करता है, एक पावरफुल टूल प्रोवाइड कर जिसमें हम जो कि मुझे एक्सक्लूजन को इन्फोर्स करता है कि हम उसको यूज़ करते हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस होते हैं। राइट, सेकंड में ये क्या होता है कि ये वेटिंग एस और जो सिग्नल एस होते हैं ऑपरेशन ये स्कैटर होते हैं हर सेवरल प्रोसेस के लिए। हर प्रोसेस के लिए ये वेटिंग और सिग्नल जो ऑपरेशन होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। थर्ड की ऑप्शन के लिए क्या होता है कि ये सेमाफोर जो है हर प्रोसेस के लिए करेक्ट होता है। ये नहीं है कि किसी के लिए करेक्ट हो किसी के लिए ना हो, ये सब के लिए होता है। अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर कोई भी एरर आ जाता है, बग्स आ जाता है, तो हमारे जितने भी प्रोसेस होंगे सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डेडलॉक क्या होता है कि हम इसमें ये करते हैं स्टार्वेशन इसको बचाने के लिए। इसमें ये होता है कि हम एक सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस प्रोसेस का पहले प्रोसेस P1 अपने ये हमारे पास प्रीवियस मैंने एग्जांपल दिए, P1 है, P2 है और P3 है। अब क्या होगा कि P1 जब तक ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, ये हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है, ये अपना प्रोसेस मुकम्मल करेगा, देन P2 आएगा। जब तक P1 अपना काम मुकम्मल नहीं करेगा, टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, P2 कभी भी नहीं आ सकता। P1 अपना काम कर लेगा, फिर P2 की बारी आएगी, वो अपना काम करे, वो फिर जाएगा, फिर P3 की बारी आएगी। ठीक है, इस तरह हम इसमें काम करते हैं। सेमाफोर का मैंने आपको बता दिया। इसके आपके पास 2 काइंड ऑफ सेमाफोर्स होते हैं, एक काउंटिंग बेस्ड होता है, एक बाइनरी होता है। काउंटिंग बेस्ड ये अपने एक लाइन डेफिनेशन भी याद रख लेनी है, MCQs में आ भी सकती है। और बाइनरी में क्या होता है कि इसकी वैल्यू कभी भी जो है कि ग्रेटर देन 1 नहीं होती। ये आपका पास्ट में भी एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, पास्ट में भी क्वेश्चन के इसके नेम बताएं। क्लासिकल प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन के होते हैं, एक होता है बाउंडेड होता है, रीडर होता है, डायनिंग होता है। ठीक है, बाउंडेड बफर में क्या होता है, अब देखें ये हमारे पास प्रोड्यूसर है, ये कोई चीज़ बनाएगा, कोई प्रोड्यूस करेगा, उसको फिर इस पोल में डालता जाएगा। जब ये इस पोल में डालेगा, आप कंज्यूमर क्या करेगा, इन पोल में से वो जो चीज़ें प्रोड्यूस की उनको जाकर यूज़
करेगा जब तक ये यूज़ करता जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि वो पोल खाली हो जाएगी, यहाँ पे पोल हमारे पास जो खाली हो जाएगा। फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको अगेन से पोल को भरेगा, फुलफ़िल करेगा, उसमें चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर यूज़ करता जाएगा, फिर खाली होगा, फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। इस तरह जो है कि ये एक सर्कल में काम हमारा होता रहेगा, ठीक है। अब सेमाफोर अगर एम्प्टी होता है तो वो एन से इनिशियलाइज करेंगे, अगर वो फुल होता है तो वो उसको जीरो से करेंगे। ये एमसीक्यूज़ के लिए से इंपॉर्टेंट। अब रीडर एंड राइटर की प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब रीडर और राइटर दोनों अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर जो राइटर है ना, वो अगर चाहता है कि उसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहे तो वो राइटर जो है कि वो क्या करता है, वो ऐड कर सकते हैं। अब जो राइटर है, कोई भी चीज़ है, वो अगर उसमें कुछ राइट करना चाहे वो उसके पास एक्सेस होती है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो रीडर होगा ना, इसके पास एक्सेस होती है, जस्ट वो चीज़ रीड कर सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी चीज़ राइट नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे है कि फर्स्ट रीडर राइटर प्रॉब्लम। फर्स्ट रीडर राइटर क्या होगा, सबसे पहले रीड करेगा और उसके बाद अगर कुछ नहीं कुछ राइट करना कर सकेगा। सेकंड में क्या होगा, जब तक वो लिख रहा होता है या राइट कर रहा होता है, कोई भी दूसरा रीडर आके उसको उस वक्त तक रीड नहीं कर सकता जब तक जो राइटर है उस अपने टास्क को जो कि कंप्लीट नहीं कर लेता। सेमाफोर म्यूटेक्स एंड राइटर जो कि विद रिस्पेक्ट टू आर इनिशियलाइज किससे करते हैं, इसको 1 से करते हैं। रीड काउंट को इनिशियलाइज किससे करते हैं, हम 0 से करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको सिंटैक्स दिए गए, आपने याद रख लेना, एमसीक्यूज़ की क्लास से इंपॉर्टेंट है। डाइनिंग फिलासफर प्रॉब्लम्स क्या होती है, इसमें हमारे पास इसके अंदर हमने चीज़ों को खाना होता है, सोचना होता है। अब मैं बताता हूँ। इसमें हमारे पास 5 सिंगल चॉपस्टिक हैं, ये चॉपस्टिक मीन चम्मच हैं खाने की, ठीक है। 1 2 3 4 5 है। अब हमारे पास क्या है, ये फिलासफर हैं, ये पर्सन बैठे हुए हैं, ये हमारे पास राइस है और ये हमारे पास चॉपस्टिक्स हैं। अब देखें कि ये पाँचों पर्सन हैं, पाँचों पर्सन एक एक ये पर्सन इस चम्मच को उठाएगा, ये इसको उठा लेगा, ये इसको उठा लेगा और ये इसको उठाएगा और ये इसको उठा लेगा, एक एक हैंड से, ठीक है। अब एक सपोज करें ये इन्होंने राइट हैंड से पिक कर ली या लेफ्ट हैंड से, ठीक है। अब ये क्या, ये दूसरे हाथ से अब चम्मच को पिक करना चाह रहे हैं, इस हाथ से इसको, अब इसको नहीं कर, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी एक फिलासफर ने इस चीज़ को कंज्यूम कर लिया, इसको ले लिया, ठीक है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इसको हमने रिजॉल्व कैसे करना वो हम देखेंगे, ठीक है। अब ये देखें कि वही मैंने एग्जांपल दी है कि अब पांचों जो हैं, ये देखें, ये चम्मच है, फिलासफर है जो है, ये इसने ले लिए, इसने ये ले लिए, इसने ये ले लिए, इन सारों ने ले लिए। अब क्या कि पांचों एट द सेम टाइम इनको भूख लगेगी, पांचों ने अब क्या किया, चम्मच पकड़ लिए, ठीक है। पांचों ने अब पकड़ ली, ये देखिए इन्होंने पकड़ लिया। अब क्या है, वो अगर दूसरे हाथ से राइट हैंड साइड से सपोज का ये लेफ़्ट से पकड़ी, अब राइट से अगर वो एक और चम्मच लेना चाहते हैं, अब क्या है कि इसने इस हैंड से पकड़ लिया, लेकिन अब इस दूसरी हैंड से इसको पकड़ना चाहता है तो वो कभी भी पकड़ नहीं सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इसने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिए, वो ले लिए, वो लेके उसको यूज़ कर रहा है उसको खाने में के लिए। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहा। अब क्या होगा कि इन सब के पास जो है कि एट द सेम टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो इसको ये क्या होगा, यहाँ पे डेडलॉक अकर हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं। अब मैं बताऊँगा कि इसको हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। डाइनिंग क्लास से प्रॉब्लम्स है, इसको हम सोल्यूशन के लिए किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है कि ये देखें तीनों फिलासफर हैं, ये 5 हैं। अब क्या है कि ये फिलासफर 1 और ये 2, अब ये वाला, ये फिलासफर क्या है कि ये तीनों वेट कर रहे हैं और इन दोनों को भूख लगी है, ये खाना खा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, अब दोनों हाथों से खा रहे हैं, एक इस हाथ से और एक इस हाथ से, दोनों चम्मच इन्होंने चॉपस्टिक ले ली। अब इसने भी ले लिए। अब क्या होगा, ये दोनों खाना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो 1 2 3 ये क्या हो रहे हैं कि ये दोनों वेट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे डेडलॉक जो है ना अक्कर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ स्टक नहीं हुई, यहाँ पे जस्ट दोनों ही खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तीनों जो है वो वेट कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये हमारा एक लूप में काम हो रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेडलॉक अक्कर नहीं होगा। क्रिटिकल एनालिसिस है, ये आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, जैसे इतना कुछ खास। मॉनिटर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, मॉनिटर इज़ अ ऑपरेटर बाय यूजिंग दिस वी कैन गेट डाटा। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कोई भी डाटा होता है उसको एक्सेस करना, उसको गेट करने के लिए हम जो कि इसका यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास अब शेयर डाटा है। शेयर डाटा में क्या होगा कि अब ये हमारे पास क्यू है, पहले एक डाटा हमारे क्यू में लगा हुआ है, पहले ये प्रोसेस होगा, कंप्लीट अंदर जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाए फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह हमारे पास इसमें टास्क परफॉर्म होते हैं। और इसके बाद सेकंड है, लेक्चर नंबर 26 है। अब देख लेते हैं इसमें जो चीज़ करने वाले, दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉपस्टिक कंट्रोल बाय किसके के थ्रू कर सकते हैं, मॉनिटर डीपी के थ्रू कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है जस्ट। और फर्दर हम देख लेते हैं जो चीज़। अच्छा, अब जो फिलासफर मेथड
को यूज़ करके हम जो मॉनिटर बेस्ड सॉल्यूशन को किस तरह फिलासफल मेथड वी कैन रिजॉल्व बाय मॉनिटर बेस्ड सॉल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए किसको यूज़ करेंगे, फिलासफल मेथड को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, डेडलॉक प्रॉब्लम आ जाती है अगर एक प्रोसेस को हमने होल्ड किया है तो दूसरे प्रोसेस को या तो रिसोर्स दूसरे जो प्रोसेस होगा उस रिसोर्स का वेट करेगा उसको गेट करने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस जाएगा बाकी वेट करेंगे, जब तक एक कंप्लीट नहीं करता दूसरे जो है कि उस वक्त तक वेट करेंगे, फिर उसके बाद वो काम करेंगे। ओके, अब जो कि जो फिलासफर है उसके जो प्रॉब्लम्स था उसको हमने ठीक करने के लिए, उसको डेडलॉक से बचाने के लिए क्या करना है, या उसमें डेडलॉक क्यों कराते हैं। अब क्या है, अगर पांचों फिलासफर एक ही टाइम में उनको भूख लगती है, ठीक है, 5 फिलासफर हैं, उनको अगर सेम टाइम भूख लगती है तो पांचों ने अपनी चम्मच उठा ली, खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फिर उनके माइंड में आया कि पांचों ने हम अब एक हाथ से खा रहे हैं, अब हमने दूसरी जो है ना दूसरे हैंड से एक और चम्मच को पकड़ कर एक एक चम्मच को पकड़ कर खाना स्टार्ट करते हैं। टोटल तो हमारे पास 5 चॉपस्टिक्स थी। अब क्या होगा कि उन्होंने एक एक हैंड से जब उन्होंने पिक की, पांचों चॉपस्टिक तो उन्होंने ले ली, अब तो पीछे कुछ भी नहीं रहा। अब उनके माइंड में आया कि हम जो दूसरे हैंड से भी लेना चाहें, वो एक दूसरे से खींचेंगे तो नहीं ना, लेना चाहेंगे, लेकिन ये जो है वो ले नहीं सकते यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि हमारे पास मसला आ गया, इशू आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक अकर हो गया। ठीक है, उसके बाद सिस्टम मॉडल है, इसमें क्या होगा, ये हमारे पास सिस्टम फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस के अंदर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। अच्छा, अब आपके पास इंपॉर्टेंट्स है कि मेथड ऑफ प्रोसेस यूटिलाइजिंग के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जब प्रोसेस को हम यूटिलाइज करते हैं उसके कौन से रिक्वेस्ट, यूज, रिलीज। रिक्वेस्ट क्या होता है, कोई भी प्रोसेस लेने के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा, जब रिक्वेस्ट उसके पास आएगी उसको यूज़ करेगा, यूज़ जब वो कर लेगा अब वो देखेगा कि मैंने अपना काम यहाँ से कंप्लीट कर लिया, मुझे इनकी नीड नहीं है, वो उनको रिलीज़ कर देगा। और डेडलॉक की करैक्टराइजेशन कौन सी होती हैं, ठीक है, ये आपने यार म्यूचुअल यूनियन है, होल्ड वेट है, नो परमिशंस है, और सर्कुलर वेट है। अब मैं आपको वन में बताता हूँ। म्यूचुअल यूनियन में क्या होगा कि एट ए टाइम वन प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं। होल्ड में क्या होगा कि जो प्रोसेस आएगा, ठीक है, वो रिसोर्स को होल्ड कर लेगा और बाकी जो है उसका वेट करेंगे, जब एक प्रोसेस काम कंप्लीट करेगा सेकंड फिर जब जाकर अपने रिसोर्स को होल्ड कर सकते हैं। नो परमिशन में ये होता है कि हर प्रोसेस यूज़ होने के बाद उसको हमने रिलीज़ भी करना है। सर्कुलर वेट में क्या होता है कि अगर हमारे पास सर्कुलर वेट में जो जो प्रोसेस होते हैं, अगर उसमें या वहाँ पे जो प्रोसेस हैं सर्कुलर वेट में आ जाते हैं तो हमारे पास डेडलॉक करो। जो आपको मैंने बताया नहीं था जहाँ पे फिलासफर की ये इस तरह के हमारे पास 5 थे, तो पांचों ने अगर वो चम्मच ले ली है, चॉपस्टिक खाना स्टार्ट कर रहे हैं, अब दूसरे हैंड से खाना चाह रहे हैं, वो नहीं ले सकते, तो अब ये एक सर्कल में आ गए हैं। इट्स मीन कि अब हमारे पास डेडलॉक अकर हो गया। अब आपका जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है। रिसोर्स एलोकेशन डेडलॉक कैन बी डिजायर मोर प्रिसाइजली इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड, इसको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लास है। अब ये डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको लेबल करनी होगी। ये सिंबल किसको नोमिनेट करता है, प्रोसेस को। ये हमारे पास इंस्टेंस को करता है, इसमें 4 इंस्टेंस हैं। आप क्या करेगा, ये प्रोसेस इन इंस्टेंस को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा यूज़ करने के लिए, ये इनको रिक्वेस्ट करेगा यूज़ के लिए, फिर क्या होगा कि ये इनको रिसोर्सेज जो प्रोसेस को मिल जाएंगे, ये यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह आपने इनको चीज़ों को याद रख लेना है। अब क्या है कि वो ये P1 है, P1 क्या करेगा, R1 को रिक्वेस्ट कर रहा होगा, फिर P2 क्या करेगा, R3 को करेगा, इस तरह जो कि रिसोर्सेज हम करने हैं। अब इनका ग्राफ बनाना है, क्या होगा कि P1 जो है कि R1 को रिक्वेस्ट भेजेगा रिसोर्स के लिए, फिर R1 आगे P2 को P2, R3 को R3, P3 को, जिस तरह ये चीज़ें हमने बनाई है ना, ये देख, ठीक है, इसी तरह सेम हमने वो आगे इसका ग्राफ बना लेना है। ये सेम इससे नहीं आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास डेडलॉक हैंडलिंग है। डेडलॉक को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है डेडलॉक से को प्रिवेंट करना, उससे अवॉइड करना चाहिए, और डेडलॉक को रिकवर करना चाहिए। ठीक है, ये आपके शार्ट क्वेश्चन लिहाज से इंपॉर्टेंट है। डेडलॉक की प्रिवेंशन के लिए हम कौन कौन से स्टेप यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को यूज़ करते हैं, होल्ड एंड वेट को यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो टास्क आते हैं, जो प्रीवियस में आपको पॉइंट आपको नो प्रिजम्पशंस, मैं एक आपको अगेन बता दूँ, मेरे माइंड से भी स्लिप हो गए कि कौन कौन से थे, क्योंकि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये देखें, ये क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट है, नो प्रिजम्पशंस है, और सर्कुलर वेट है। ये 4 पॉइंट्स आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। अच्छा, ये देखें सर्कुलर वेट, ये यहाँ पे मेंशन था। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम क्या क्या करते हैं, एक हमारे पास सेफ स्टेट होती है और एक अनसेफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक। सेफ स्टेट ये होती है कि जो प्रोसेस पहले से एलोकेट हो रहे हैं वो
उन्हें रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होगा कि दूसरा अगर आना चाह रहा है तो पहले प्रोसेस को अपने प्रोसेस छोड़ने पड़ेंगे, दैन दूसरा प्रोसेस उसमें आ सकता है, अदरवाइज़ जो है कि वो एक सीक्वेंस में काम करेंगे। अब अनसेफ स्टेट में क्या होता है कि इसमें हमारे पास डेडलॉक आकर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो प्रोसेस आते हैं आ रहे हैं और वो अपने रिसोर्सेज ऐसे यूज़ कर रहे हैं, किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए होते हैं। अब ये देखिए, ये अनसेफ स्टेट है। अनसेफ स्टेट में हमारे पास क्या कर डेडलॉक अकर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास जो कि इसे एक स्टक हो जाते हैं, एक बाउंड हो जाते हैं एक ही सर्कल में, इसलिए हो गया। जब सेफ स्टेट हो कि सेफ स्टेट में क्या होगा, हमारे प्रोसेस एक सीक्वेंस वाइज काम करेंगे, ठीक है। पहले प्रोसेस 1 काम करेगा, फिर प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, एक एक करके काम करेंगे, अपना काम करते जाएंगे, बाकी को अलाउ करेंगे वो आए अपना टास्क परफॉर्म करें। देन यहाँ पे डेडलॉक अकर नहीं होगा। तो सेफ स्टेट हमारे पास क्या होती है, डेडलॉक आर नॉट गेटिंग अकर, इट्स मीन इट इज़ इन सेफ स्टेट, ठीक है। अगर वो सेफ स्टेट में होगी डेडलॉक अकर नहीं होगा, अगर अनसेफ स्टेट में होगी डेडलॉक अकर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने मेमोराइज कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं। मैक्सिमम नीड है, एलोकेटेड अवेलेबल। मैक्सिमम नीड क्या है? ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, P0 के पास 10 है और एलोकेशन ये अवेलेबल है, तो इस तरह के, ठीक है। और ये जो है ना, आप एक दफ़ा अच्छी तरह से कर लें। अगर आपको ये पेज इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। अभी मैं आपको एक शॉर्टली वीडियो बना के दे रहा हूँ। अगर लेट्स सपोज कि आपको ये इसकी समझ नहीं आती, पार्ट 2 में जो है कि मैं इसके एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर टॉपिक वो मैं आपको पार्ट बी में करवा दूंगा। रिसोर्स आगे इसका टॉपिक्स आएगा, वो मैं आपको प्रिसाइजली बता दूंगा कैसे करना है। फिर आपने ये भी उसको उसके मुताबिक कर लेने। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम क्या होता है? ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट्स है। इन एडिशन टू रिक्वेस्ट एंड असाइनमेंट एजेस एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर, वो इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ एज को जब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो क्लेम एज कराएंगे, वो कौन सी है? अगर हमारे पास कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसमें कोई भी डेडलॉक अकर नहीं हो रही, इट्स मीन दैट वो हमारे पास सेफ स्टेट में है। अगर उसमें साइकिल अकर कर रहा है, वही चीज़ सर्कल, ये दो हमारे पास 3, 4, ये 5 फिलासफर है। अब क्या है कि ये इन्होंने पाँचों ने अपनी चॉपस्टिक कंज्यूम कर ली एक हैंड से, अब वो सेकंड हैंड से करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक अकर होगा, इट्स मीन दैट कि वो अनसेफ स्टेट में, ठीक है। ये चीज़ आपने मेमोराइज करनी है। अच्छा, अब ये देखें कि वही इंट्रोड्यूस न्यू, अगर अब हमने यहाँ पे न्यू टाइप की ना एज इंट्रोड्यूस करवाएं, उसको बोलते हैं क्लेम एज होते हैं। अब क्या होगा, ये रिसोर्स जो है क्लेम एज में हमने एक न्यू जो रिसोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि प्रोसेस को रिसोर्स जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब क्या होगा कि इसको इस प्रोसेस के साथ जोड़ने के लिए हमने क्या किया, इस न्यू एज को हमने इंट्रोड्यूस कराया। अब ये प्रोसेस क्या, प्रोसेस 2 है, इस एज के साथ इसको जोड़ रहा है, तो ये हमने इस तरह जो है ना इसको जो है कि सिंबल से जो है ना हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये चीज़ है। क्लेम एज का मतलब होता है कि किसी भी रिसोर्स को एज के साथ जोड़ने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये एक सर्कल बन रहा है। अब उनको इस रिसोर्स को इस प्रोसेस ने इसे के एज के साथ जोड़ दिया, फिर इसको इसके साथ, ये अब क्या होगा, ये एक सर्कल में काम कर रहे हैं। अब क्या यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक अकर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, ये अवेलेबल है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से इसका ये आपने एक चीज़ मेमोराइज कर लेनी, फार्मूला मैक्सिमम के लिए आपने मैक्सिमम आई जे इज इक्वल टू के होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। एलोकेशन के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये नीड के लिए ये आपके पास ये फार्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अभी हम एग्जांपल में करने वाले हैं। अच्छा, अब हमारे पास है कि सेफ्टी एल्गोरिथम के लिए क्या होता है कि हम इसके लिए कोई बेस्ट से बेस्ट एल्गोरिथम फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास सेफ्टी एल्गोरिथम जो है कि प्रोवाइड करे सेफ्टी। अब एग्जांपल है, ये चीज़ मैं आपको कराता हूँ, बाकी आपने खुद करनी है। यहाँ पर एलोकेशन है, ये मैक्सिमम है, ये अवेलेबल हमने खुद फाइंड करने हैं। अवेलेबल के लिए क्या होगा, आप देखिए हमारे पास कितने टोटल 5 इंस्टेंस हैं, ठीक है। सी के पास कितने हैं, 7 इंस्टेंस हैं। ए के पास कितने हैं, 10 इंस्टेंस हैं। बी के पास 5 हैं, सी के पास 7 है। क्या होगा, ए के पास 10 है, बी के पास 5 है, सी के पास 7 इंस्टेंस है। अब क्या होगा कि हर एलोकेशन को हम सम अप करेंगे, इन सब को इनको सम अप किया, क्या बना मेरे पास, इनको किया 3 to 5 to 7, ये 7 बन गया, इनको सम किया मैंने। अब क्या होगा, एलोकेशन में से हमने इंस्टेंस को माइनस करना है। टोटल इंस्टेंस 7 है, 7 में से 10 निकाले, 10 मैंने 7 किया, क्या बना, ये हमारे पास 3 बन गया। अब सेकंड क्या है, बी है, 1 और 1 2, यहाँ पे क्या आ गया, सम मेरे पास 2 आ गया। अब क्या आगा, बी इंस्टेंस में से इसको माइनस करना है, 5 - 2 करूँगा, क्या आ गया, ये मेरे पास 3 आ जाएगा। अब बी है क्या, 5 and 2 7, 7 और 2 क्या बन गया, 9, 7 9 माइनस इसको करेंगे 7, क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंस्टेंस से हमारे पास 2 आ गया। अब ये एक हमने फाइंड किया, अब मैंने ये ब्लैंक जो है इसको फाइंड करना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कि फार्मूला लगाना है, कौन सा, मैक्सिमम एलोकेशन का लगाना है। मैक्सिमम एलोकेशन का मैंने आपको नीड का लगाना है। मैंने आपको प्रीवियस
अभी गो थ्रू कराया, नीड के लिए कौन सा होता है, मैक्सिमम से एलोकेशन को निकालना है। मैक्सिमम ये है, एलोकेशन हमारे पास ये है। अब क्या होगा, मैक्सिमम से एलोकेशन को निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम क्या है और एलोकेशन, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है और ये एलोकेशन है। अब 7 में से 0 गए, 0 रहेगा। अब ये देखें, ये मैं इस तरह अब करता हूँ, इस तरह अब ये क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम ये एलोकेशन है। अब इसमें से इसको निकालना है, 7 में से 0 निकाले क्या आ गया मेरे पास, 7 आ गया। 5 में से 1 निकाले क्या आएगा हमारे पास, 4। 3 में से 0 निकाले 3 आ जाएगा। 3 में से आगे नेक्स्ट 2 निकाले तो 1, फिर 2 में से 0 निकाले 2, 2 में 0 निकाले 2। अब बाकी भी प्रोसेस हमने इस तरह करना। अब क्या होगा, इसी प्रोसेस को क्या करेंगे हम, मैक्सिमम की जगह लिख देंगे। अब इसको इस यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हमने चेक करना है कि इसमें हमारे पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 1 है। अब ये देखिए हमारे पास नीड 1 की है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल 3 है। ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं, अवेलेबल 3 हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें से P0 जो है ना, ये 7 है, यहाँ पे नीड है लेकिन अवेलेबल हमारे पास 3 है। ज़रूरत हमें 7 की है लेकिन हमारे पास रिसोर्स मौजूद 3 है। अब ये तो गलत बन गया, अब इसको हम यूज़ नहीं करें। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। अब एक चीज़ है आपके पास, आपको मैं बताता हूँ। आपके पास अगर कोई चीज़ें 7 चीज़ें हैं, आपको चाहिए 7 चीज़ें, लेकिन उस 7 में से आपको जस्ट 3 चीज़ें चाहिए, मिली हुई हैं। अब आपके पास ये तो मसला बन गया, क्योंकि आपके पास 3 चीज़ें मिली हुई हैं लेकिन आपको रिक्वायर है 7 की। तो अब तो आपके पास मसला क्रिएट हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देना है। अब सेकंड प्रोसेस में जाएंगे, P1 में। P1 में क्या है कि हमें क्या है, 1 की नीड है लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 3 है। ठीक है, 3 है, तो इसमें इस प्रोसेस को हम लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम करेंगे और उसके बाद जो है कि बाकी प्रोसेस देखेंगे। फिर 1 बाई 1 करेंगे, जो जो हमारे पास नहीं रहेंगे ना, उसको फिर हमने जाके एंड पे कर लेना है। ओके, ये चीज़ आपको समझ आ गई। और आपने अब इस तरह से इस टेबल को बनाना है। फर्दर आपको नहीं आता तो मैं आपको फिर स्टेप बाई स्टेप जो है ना पार्ट 2 में करवा दूँगा, एक वीडियो बना के लॉन्ग क्वेश्चन में। तो 1-2 स्टेप में आपको यहाँ पे भी करवा दूँ। ठीक है, आपने इस तरह चीज़ें कर लेनी है। जस्ट आपने क्या देखना है, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जिनकी नीड ज़्यादा होगी, कम होगी, अवेलेबल ज़्यादा होंगे, आपने पहले वो प्रोसेस लेके करने हैं। जो रह जाएंगे वो आपने एंड पे करने हैं। इस तरह जब फाइनलाइज टास्क कर लेंगे तो आपके पास ये टेबल बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आए तो समझ मुझे बता देना आप कमेंट में। सिंगल इंस्टेंस ऑफ ई रिसोर्स टाइप क्या होते हैं, हर रिसोर्स को एक इंस्टेंस अगर हम देते हैं तो तभी हम जो है कि डेटा को रोक सकते हैं, अदरवाइज़ हम जो है कि नहीं रोक सकते। उसको रोकने के लिए क्या होता है कि हम जो है ना एक वेट फॉर ग्राफ हम इसमें बनाते हैं। वेट फॉर ग्राफ क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब ये कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है और ये हमारे पास वेट फॉर ग्राफ है। अब क्या होगा, रिसोर्स में क्या होगा, इसमें रिसोर्स भी होंगे, इसमें प्रोसेस में, ये रिसोर्स हैं, ये प्रोसेस है। लेकिन वेट फॉर ग्राफ में क्या होगा, हमने रिसोर्सेज को ख़त्म कर देना है। जस्ट हमारे पास जितने भी प्रोसेस होंगे हमने उनको रखना है। ठीक है, ये मेरे पास प्रोसेस है, ये प्रोसेस, ये जस्ट 1 2 3 4। तो अब क्या होगा कि वेट फॉर ग्राफ में रिसोर्सेज को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है और जस्ट रिसोर्सेज को हमने यहाँ पे मेंशन किया, तो ये हमारे पास वेट फॉर ग्राफ बन गया। जब रिसोर्स से प्रोसेस को कंबाइन करेंगे तो ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनेगा। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। लेक्चर 13 है मेमोरी कंसिस्टेंट है, ये जस्ट आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करेंगे, हम मेमोरी को फैच करते हैं और इसमें ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो मेमोरी होती है वो स्मॉल होती है, एक्सट्रीमली फास्ट होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी। हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स जो होता है उसकी स्पीड क्या होती है, मीडियम स्पीड होती है, उसकी प्राइस भी मीडियम होती है और वो क्या होती है कि वो वोलेटाइल होती है। और हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स क्या होते हैं, इसमें उसकी स्पीड स्लो होती है, चीप्स होती है और नॉन वोलेटाइल होती है, सेकेंडरी स्टोरेज। हंड्रेड्स में होगा ये बहुत स्लो होगी, ये तकरीबन फ्री होती है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, तो नॉन वोलेटाइल। मेमोरी मैनेजमेंट के टास्क क्या होते हैं कि मेमोरी को में हमने जो जो चीज़ें स्टोर करनी है उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको इस तरह करना है उसमें कोई भी एरर बग्स वगैरह ना आए। ठीक है, उसको हम बेहतर से बेहतर यूज़ करते हैं। एग्जीक्यूशन के सोर्स कौन से हैं, पहले हम कोई भी चीज़ होती है प्रोसेस, उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल के बाद उसको लिंक करते हैं, लिंक के बाद लोड एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यूजली प्रोग्राम रिसाइड ऑन अ डिस्क एज आ, ये बाइनरी एक्सिक्यूटेबल या स्क्रिप्टेबल फाइल कराती है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से जस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके वेल, अच्छा इसमें हमारे पास प्रोसेस कौन से, कंपाइल टाइम है, लोड टाइम है, उसके बाद एग्जीक्यूशन टाइम है। ये जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है, ये जस्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है आपके। एन एड्रेस जनरेट बाय द सीपीयू इज़ कॉमनली रेफर्ड, वो लॉजिकल करेगी अगर हमारे पास मेमोरी जो है कि यूनिट जो है अगर 1 लोड किया जाता है इनटू मेमोरी एड्रेस में, मेमोरी कॉमनली रेफर टू एज अ फिजिकल एड्रेस होते हैं, इसको बोलते हैं। फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं, फिजिकल एड्रेस और ये दूसरे क्या है,
द टोटल साइज़ ऑफ फिजिकल एड्रेस सिस्टम इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ इट मेन मेमोरी की इक्वल होता है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। MMU स्टैंड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अच्छा, बेस रजिस्टर को हम बोल सकते हैं कि री एलोकेशन रजिस्टर भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये आपने याद रख लेना है इसका दिस वन और IP स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के इक्विवेलेंट हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डायनेमिक लोडिंग क्या होती है। डायनेमिक लोडिंग में हमारे पास लिमिट साइज़ होती हैं और उसकी जो मेमोरी की यूटिलाइजेशन होती है वो बेहतर से बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक से। अब डायनेमिक और स्टैटिक का आपके पास डिफरेंस आ सकता है, वो मैं आपको प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर देता हूँ नेक्स्ट। उसका ये होता है कि यहाँ पे इसकी लिमिटेड साइड होती है, इसकी मेमोरी बेहतर यूज़ होती है, ठीक है। और स्टैटिक में क्या होगा कि ये इसका आपने यहाँ से थ्योरी पढ़ लेनी है इसका डिफरेंस के हिसाब से कि इसकी जो यूटिलाइजेशन बेहतर नहीं होगी, इसमें जो है कि इतने कोई ख़ास जो कि बेटर नहीं है डायनामिक के लिहाज से, ठीक है। डायनामिक हमारे पास बेहतर है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक। लेक्चर 31 है। 31 में अवलेस क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से अवले। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो तो उसका क्या होगा, कोड हमारे पास डेफिनेटली ज़्यादा होगा, उसके लिए हमें मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए उसको एडजस्ट करने के लिए। तो अब क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा डाटा को हमने कम मेमोरी में एडजस्ट करने के लिए कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम जो कि बहुत ज़्यादा डाटा को एक स्मॉलेस्ट मेमोरी में या उसके कम मेमोरी कंज्यूम करके हम उसको स्टोर करवाएं, उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा, अवलेस का होगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अब हमारे पास कोड साइज़ है 200K, ठीक है। 200K मेरे पास टोटल मेमोरी का साइज़। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास मेमोरी मिली हुई 150K। अब आपके माइंड में आएगा कि मेरे पास जो कि डाटा है उसका साइज़ इतना है, मेमोरी इतनी है, साइज़ ज़्यादा है डाटे का लेकिन मेमोरी मेरे पास कम है। अब तो मैं इसको स्टोर करवा नहीं सकता। आपके पॉइंट में ये चीज़ है लेकिन हम करवा सकते हैं। किस तरह करवा सकते हैं मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, उसकी पार्टीशनिंग बनाऊँगा 17, 18, 13, 20। अब इनको मैं सम अप करूँ, ये 200K हमारे पास मेमोरी बन जाती है। बन गई, गुड। अब हमारे पास कोड साइज़ को पार्टीशनिंग कर दी छोटे छोटे पार्ट। अब मैं करूँगा पहले फर्स्टली मैंने टास्क परफॉर्म करवाना है 70K का, और मैं करवा लेता हूँ 70K का, उसके बाद 20K का करवा लेता हूँ, ठीक है। 70 और 20K करवाता हूँ। 70 और 20 कितना मेरे पास बन गया, 18 एंड 90K बन गया। पहले मुझे 90K चीज़ यूटिलाइज़ करनी है, उसको मेमोरी में मैं स्टोर करवा लेता हूँ, फिट करता हूँ। अब मेरी इसी में फिट हो जाए 90K में हो जाती है ना, क्योंकि 90K कम है 150K ज़्यादा है। अब ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब मैंने इसको काम कर लिया, अपना काम मेरा हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से मेमोरी से मैं फ्री कर दूँ, मैंने कर दी, फ्री कर दिया। अब क्या होगा कि 80K और 30K मेरे पास बच गए। 80K और 30K कितने बन गए, 110K बनेंगे, 110K बने। अब क्या होगा कि इसको मैं अब यूज़ करवाना चाहता हूँ, मेमोरी में स्टोर भी करवाना चाहता हूँ। अब मैं इसको 150 में करवा, क्योंकि प्रोसेस 1 मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया, अब मेरी मेमोरी ज़ीरो हो चुकी है, खाली हो चुकी है। अब क्या होगा कि 110K इसमें जाएगा, इसने यहाँ पे मेमोरी कंज्यूम कर ली। अब मैं अपने टास्क परफॉर्म करवाने में करवा सकता हूँ। अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, काम फिनिश हो गया। अब मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे मेरी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, 150K इसी तरह से एम्प्टी हो जाएगा। अब क्या होगा, 110 और 90 में किया, ऐड किया तो कितना बन गया, 200K बन गया। इट्स मीन दैट कि मैंने 200K के कोड के साइज़ को मेमोरी में एडजस्ट कर दिया है, करके पार्टीशनिंग में पहले स्टेप 1 में किया, फिर स्टेप 2 में 150K में एडजस्ट किया। ये हमारे पास होता है ओवरलेस का ऑप्शन होता है। स्वैपिंग का देख लेना है। स्वैपिंग क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से ये इसको को टास्क परफॉर्म करने की रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, प्रोसेस के पास जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, स्वैप आउट करेगा, फिर स्वैप इन कर देगा, उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद उसको आउटपुट दे देगा। और इसकी टू पार्टीशनिंग होती है, यूज़र प्रोसेस होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस होता है, ये आपने चीज़। अच्छा, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क क्या होते हैं, इसमें ये होता है कि हम मेमोरी के एक फिक्स साइज़ पार्टीशनिंग बना देते हैं। हर पार्टीशनिंग में एक प्रोसेस होता है, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं और उस ब्लॉक्स में हर पार्टीशनिंग के जो है ना एक यूनिक ही जो प्रोसेस जाता है हर में, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हमने क्या करना है कि उस प्रोसेस में उसको कंप्लीट करवाना है ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। छोटे छोटे ब्लॉक्स बनेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अब मेरे पास ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बन गए, मेरी एक मेमोरी है, उसके छोटी छोटी पार्टीशनिंग बनाए। अब मेरे पास ये टास्क है, अब ये एम्प्टी है, इसमें चला जाएगा। अब मेरे टास्क 1 है, ये टास्क 2 है। अब 1 मेरे यहाँ पे पार्टीशनिंग इसमें जाएगा, अब 2 वेट करेगा। 2 क्यों वेट करेगा, क्योंकि जो 1 है ये यहाँ पे काम कर रहा है, जब तक ये काम कर रहा है ये वेट करेंगे, ठीक है। 2B, 3B और 4B। अब क्या होगा कि 1 काम कर लेगा, फिर 2 आएगा, 2 जब काम करेगा कर रहा होगा तो 3 और 4 वेट करेंगे, जब 3 काम कर लेगा 2, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरह काम करे। अब मैं सपोज़ ये भी इस तरह एक सीक्वेंस, पहले ये काम करेगा,
कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकंड प्रोसेस की बारी आएगी, वो अपना यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करवाए, फिर यहाँ से चला जाएगा, फ्री हो जाएगी मेमोरी, फिर ये आएगा। अब मैंने एक और कोई टास्क परफॉर्म करवाना है इनपुट, वो क्या करेगा यहाँ पे चेक करेगा या अगर यहाँ पे सारे बिजी हैं, अगर ये वाले जो मेरे जो ब्लॉक ये एम्प्टी है, मेरे जो होगा ना टास्क भागता हुआ इसमें आएगा, इसमें आके अपना काम करेगा, काम करके यहाँ से फिर फिनिश होकर यहाँ से निकल जाएगा, ये फिर एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो भी टास्क करना है ये देखेगा कौन सा ब्लॉक फ्री है, वहाँ पे आएगा, वहाँ से काम करके तो निकल जाएगा। इस तरह हमने इसको टास्क परफॉर्म करवाने। अब ये देख इसी तरह अब मैंने यहाँ पे पार्टीशनिंग करवानी है, ये पार्टीशनिंग ब्लॉक्स बने हुए छोटे छोटे। अब मेरे टास्क है एम्प्टी क्यू में, पहले ये टास्क 1 है, फिर 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6। अब क्या 1 है, यहाँ से 1 आ गया, ये देखेगा कौन सा एम्प्टी। अगर ये मेरे पास एम्प्टी है, ये देखें एम्प्टी है, ये डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, अब 2 आएगा, 2 चेक करेगा कौन सा एम्प्टी। अब ये देखें यहाँ पे सारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, ये वेट करेगा, यहाँ से कोई भी निकलता जाएगा अपना काम करके, वो फ़ौरन उस ब्लॉक में चले जाएगा अपना काम करने के लिए। सही है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है और एक्सटर्नल। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ मेमोरी है, उसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर करवाना है या कुछ भी आपने काम करना है, तो क्या होगा कि अगर हम उसके अंदर जो कि कम मेमोरी अगर हम कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास डाटा है, तो क्या होगा कि हम उसमें स्टोर, अगर मेरे पास 4 GB की स्पेस उसमें है मौजूद, मैं अगर उसमें 2 GB डाटा स्टोर करवाता हूँ, 2 GB मेरी बच जाएगी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि उसी 4 GB के अंदर मैं अपना 6 GB का डाटा स्टोर करवाना चाहूँ, तो क्या होगा कि मैं उसमें नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि वो मेरी मेमोरी की लिमिट से चीज़ बढ़ गई है, तो इट मीन दैट उसमें मैं वो चीज़ स्टोर नहीं करवा सकता। अगर मैं 4 GB ये थी तो 2 GB मैंने स्टोर करवाई है, तो मेरी आधी मेमोरी यूज़ हुई है, आधी जो मेरी बच गई है उसमें मैं कोई और भी डाटा फर्दर करवा सकता हूँ। एक्सटर्नल में क्या होता है कि जब भी हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, क्या होता है कि वो मेन मेमोरी से जो है कि चीज़ डेल हो जाती हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बता दिया है फर्दर। और उसके बाद फ्रेम्स क्या होती हैं, पेज क्या होते हैं। फ्रेम्स क्या होता है कि ये क्या करता है कि फ़िज़िकल मेमोरी जो होती है, हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको फिक्स साइज़ में उसकी पार्टीशनिंग करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। पेज क्या करते हैं, ये लॉजिकल मेमोरी होती है, ये क्या करते हैं, उस हर ब्लॉक को एक सेम साइज़ के साथ उसकी पार्टीशन बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास छोटे छोटे ब्लॉक्स हमने बनाने हैं, उन सब ब्लॉक्स को एक सेम ही साइज़ रख के बनाएंगे, ये नहीं होगा कि उनके साइज़ डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर आपको हैंडआउट्स ये चाहिए तो आप इन व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, अब एग्जांपल है, ये हमारे पास लॉजिकल साइज़ है, ये फिजिकल है। अब क्या है कि लॉजिकल, ये आपकी एग्जाम्पल आएगी, आपके पास टोटल पेजेस कितने हैं, ये पेजेस मीन पी है, ये कितने हमारे पास, ये 16 पेजेस है, 16 है। आप क्या करेंगे, log बेस 2 करेंगे, 16 करेंगे, ये इसको कैलकुलेटर से जब आप हल करेंगे ये 4 आ जाएगा। फिर आपके पास f है, f मीन फ्रेम, आपके कितनी फ्रेम है, 32 फ्रेम है। फिर log बेस 2 करेंगे तो आपके पास 5 बिट्स आएंगी, तो इसको इस तरह करेंगे। अब लॉजिकल एड्रेस का और फिजिकल एड्रेस का आपने फार्मूला याद रखना क्या होता है। लॉजिकल में क्या होता है कि पेज प्लस डी होता है और फ्रेम प्लस डी होता है। अब आपके पास पेजेस कितने हैं, पेजेस का आंसर क्या आता है, 4 है। 4 प्लस आप क्या करेंगे, 11 बिट्स करेंगे। तो अच्छा, आपने डी भी फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ बिट्स नीड, आपको कितनी बिट्स नीड है, उसका क्या होगा, log बेस 2 2048 करेंगे। आप इसको जब कैलकुलेशन करेंगे आपके पास 11 बिट्स आएगा, तो वो आपके पास यहाँ डी में आ जाएगा। तो 11 4 प्लस 11 बिट्स करेंगे, ये 15 बिट्स आएगा। फिजिकल में क्या होगा कि फ्रेम प्लस आपके पास डी होता है, जो कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स आपको रिक्वायर है। फ्रेम का आंसर आपका 5 है, और हमें पता है कि डी जो हमारे पास क्या 11 है, 11 प्लस 5 करेंगे तो 16 बिट्स आएगा। आपने इस तरह इसको हैंडल कर लेना है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, हिट रेशो एंड एमआर। HR हिट रेशो होती है, MR मिस रेशो होती है। इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला आपने अच्छी तरह से कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स है। एक एग्जांपल का तो बाकी आपने खुद करनी है। आपके पास क्या है, टी मेमोरी कितनी 100 है, TTLB क्या है उसकी, ये आपके पास क्या है, ये आपका 20 नैनोसेकंड। हिट रेशो आपके पास 20 है। हिट रेशो क्या है, मेरे पास 20% है, 0.8 आप 18 करेंगे, 80% निकालेंगे तो इसको पॉइंट में क्या आएगा, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, और उसके पास क्या है कि TTLB क्या है, 20 नैनोसेकंड, ये 20 प्लस क्या आएगा, टी मेमोरी कितनी है हमारे पास 100 नैनोसेकंड है, ये मेरे पास 31 आ गई। उसके बाद MR क्या होती है, MR इट्स मीन दैट मेरे पास मिस रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.2 आएगी। उसको क्या करेंगे, TLB 20 नैनोसेकंड है प्लस
इंटू दिस वन, 2 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, टी मेमोरी से करेंगे तो ये 100 आएगा, और अब जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये 114 नैनो सेकंड आएगा। बाकी एग्जांपल भी आपने खुद इसी तरह से कर लेनी है, ना इस समझ मुझे बता देना, मैं पार्ट पे 2 बना दूंगा आपके लिए। अच्छा, प्रोटेक्टिंग अंडर पेजिंग क्या होती है? मेमोरी को हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उसमें अपने डाटा स्टोर कर सकें। इनवैलिड और वैलिड क्या होता है? इनवैलिड क्या होता है कि इसके अंदर हमें बताया जाता है कि आपके जो प्रोसेस हैं वो जो कंप्लीट जो है ना आपके प्रोसेस नहीं हो रहे, वो अब आपके पास इनवैलिड हो। अगर आपके जो प्रोसेस हैं वो जो हो रहे हैं, फाइनलाइज हो रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, वो आपके पास जो है ना वैलिड प्रोसेस। इनवैलिड क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है प्रोसेस ना प्रोसेस लॉजिकल एड्रेस। आपके अगर प्रोसेस लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर प्रोसेस नहीं हो रहे, इसमें इनवैलिड। अगर वो हो रहे हैं देन वैलिड होगा, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आ जाता है 1 बिट जो डिफ़ाइन करती है, किसको करती है? पेज टेबल को करती है। अच्छा, इस पूरी थ्योरी को मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने जो चीज़ राइट करनी है, इट्स मी दैट वो आप रीड नहीं कर सकते। जो चीज़ आप रीड करने वाली है वो आप राइट नहीं कर सकते। इस पूरी चीज़ का ये मतलब है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द पेज टेबल क्या होता है? पेज टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस बिकम लार्जर 32 बिट्स या 40 बिट्स होती है, ठीक है। ये आपने यार ये तीनों नाम ही आपने देख लेने हैं। रैचिकल मल्टी लेवल पेजिंग जो है ना, इसका क्या होता है कि ये मल्टीपल पेज बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है? 2 की पावर 32 2 की पावर 64 होती है। और ये जस्ट आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छी तरह कर लेनी, इनका साइज़ कितना है, एंट्री कितनी है, ठीक है, पेज टेबल का साइज़ कितना है, ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। और इसमें हमारे पास 2 तरह के होते हैं, आउटर पेज टेबल होता है और पेज डायरेक्टरी होते हैं। ये 2 में डिवाइड होते हैं। अब 2 लेवल पेजिंग कहते हैं। 2 लेवल पेजिंग मीन दैट अगर आपके पास बहुत बड़ा पेज है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस बड़े पेज को आप 2 छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, जो उसकी पार्टीशनिंग कर दें P1 और P2 में, ताकि हम अपना काम भी आसानी से कर सकें। अगर उसमें कोई इशू आता है, कोई एरर आता है, तो हम अपना काम जो है ना कर सकें। इसको बोलते हैं हैश टेबल पेज। क्या होता है? हैश टेबल में ये चीज़ें आपने जस्ट देखनी है कि यूजली ओपन हैशिंग इज़ यूज़ किस लिए करते हैं कि ईच एंट्री इन द लिंक लिस्ट हैज़ द 3 फील्ड्स होती हैं। एडवांटेज हैश पेज टेबल इज स्मॉलर पेज टेबल होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या है कि ये लॉजिकल एड्रेस्ड है और ये हमारे पास फिजिकल एड्रेस्ड है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से हैश फंक्शन में जाएगा, उसके बाद क्या क्या होगा कि वो लिंक लिस्ट में जाएगा। लिंक लिस्ट में जाने के बाद क्या होगा, वो यहाँ से डायरेक्ट फिजिकल एड्रेस में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है। इन्वर्टेड पेज टेबल क्या होता है? प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं कि हर के टेबल बनाने होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितने भी पेज होंगे उसका एक ही टेबल बनाएंगे, उन सब पेजेस को हम कंबाइन करके एक पेज बनाएंगे। एक पेज बनाने का क्या फ़ायदा है? हमारे पास जितना भी डाटा है ना, सब डाटा उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे जाके हमने एक ही जगह पे मर्ज कर देंगे। और फिर क्या होगा, इससे हमें पता होगा कि इसके अंदर जो भी एरर आ रहे हैं, जो भी इसके अंदर इशू आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, उसको ईज़िली जो है कि हम प्रोक्योर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट पेजेस हों, उनको एक तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लगे, कंज्यूम होगा, ठीक है। उस पर डिफरेंट जगह पे हमारे पेज होंगे, डिफरेंट जगह पे एलोकेट होंगे। अगर एक ही जगह पे होंगे तो हमारे लिए ईजी होगा उसको फाइंड करना, उसके अंदर चेंजेस करना, उसके अंदर कोई भी एरर वगैरह डिटेक्ट करना। इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको अपने से भी बता देता ताकि आपकी वो चीज़ माइंड में रहे, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 35 हम करते हैं शेयरिंग पेजिंग का। शेयरिंग पेजिंग में क्या होता है, अगर आपके पास जो है कि पेज को शेयर करना, ठीक है, वो हमारे पास कराता है कोड को वगैरह को शेयर करना। 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्रोसेस एक ही कोड को अगर यूज़ कर रहे होते हैं, तो हर प्रोसेस का अब अगर इसमें ये इस पूरी लाइन का मैं आपको एक अगेन से अच्छे से मतलब बता देता हूँ इसका क्या है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस अगर एक ही कोड को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हर प्रोसेस जो होगा ना, हर प्रोसेस उसका अपना कॉपी ऑफ रजिस्टर होगा, ठीक है। एक तो उसका अपना कॉपी ऑफ रजिस्टर होगा, सेकंड उसकी डाटा स्टोरेज जो है वो अपनी होगी, ठीक है। जहाँ पे वो लोकेटेड होगा, डाटा को होल्ड कर रहा होगा, वो अपना होगा, ठीक है। उन दोनों का अलग होगा। लेकिन क्या है कि वो कोड एक ही कोड को यूज़ कर, अब मेरे पास ये एक कोड है, ठीक है। अब क्या है कि ये प्रोसेस इस कोड को यूज़ कर रहा है, अब ये प्रोसेस इसी कोड को यूज़ कर रहा है। अब क्या होगा, इसका कॉपी ऑफ रजिस्टर भी अलग है और इसकी स्टोरेज भी अलग होगी, क्योंकि ये अपनी एक स्पेसिफिक एरिया में स्टोर कर। इसका भी क्या होगा कि एक तो उसका प्रोसेस जो है उसका कॉपी ऑफ रजिस्टर अलग होगा और जो स्टोरेज एरिया होता है जहाँ उसने डाटा होल्ड करना होता है वो भी वहाँ कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन क्या होता है कि एक हमारे पास लार्ज डाटा है, उसको हमने छोटे छोटे पार्टीशनिंग में अगर हम उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट, ईच एंट्री ऑफ सेगमेंट टेबल की दो होती हैं, एक होती है STBR होती है, एक STLR होती है। STBR होती है सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर होती है, ये लोकेशन को पॉइंट कर रही होती है मेमोरी की। और लेंथ रजिस्टर क्या होती है कि ये हमें इंडिकेट कर रही होती है कि हमने कितनी मेमोरी यूज़ करनी है, जो प्रोग्राम होता है उसकी लेंथ कितनी है, ये चीज़ इसको नोमिनेट कर रही है। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छी तरह से कर लेनी MCQ क्लास से। शेयरिंग सेगमेंट को मैंने आपको बता दी है, सेगमेंट आर शेयर्ड व्हेन एंट्रीज इन द सेगमेंट टेबल आर टू डिफरेंट प्रोसेस पॉइंट क्या हो द सेम फिजिकल लोकेशन होते हैं, एक एक लोकेशन को वो अगर टच करें। प्रोटेक्शन क्या होती है, सम सेगमेंटेशन आर इंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि कुछ जो सेगमेंटेशन होते हैं वो इंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि हम उसमें डाटा ही हमने पार्टीशन बनाई थी। वैलिड बिट क्या होती है, वैलिड बिट क्या होती है, अगर हमारे पास बिट वैलिड है वो किसको नोमिनेट करेगा, ज़ीरो को। अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है इलीगल है वो डेफिनेटली 1 को करेगा, वैलिड होगी तो इट्स मीन दैट वो 0 करेगा। अगर इंडिकेट एंड इलीगल सेगमेंट क्या करेगा, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप निकाल लेनी है। और लेक्चर 36 है, पेज सेगमेंट क्या होता है। वी डिवाइड एवरी सेगमेंट इन प्रोसेस इनटू फिक्स साइज, इनको हमने एक ही फिक्स साइज़ के अंदर करना होता है। ठीक है, ये नहीं होता कि उनके हर ब्लॉक्स के साइज़ इक्वल रखना होता है, जितनी में उसको डिवाइड कर रहते हैं। लॉजिकल एड्रेस इज़ लीगल, अगर लीगल होता है तो D लेस दैन डैश लेंथ के होता है, सेगमेंट डैश लेंथ के होता है। ठीक है, और ये आपके जस्ट MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से कर लेना क्लियर। ये एग्जांपल है, ये आपने खुद करनी है बिल्कुल। ये यहाँ पे आपको सारे प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप करवाए, अगर नहीं समझ आती तो फिर मैं पार्ट 2 में आपको करवा दूँगा। अच्छा, रियल मॉडल, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, 2 MCQs बन सकते। फिजिकल एड्रेस जो ऑब्टेन करता है शिफ्टिंग लेफ्ट के लिए वो 20 बिट्स होते हैं। सेलेक्टर क्या करता है कि वैल्यू करता है 4 बिट्स करता है, और एडिंग के लिए क्या करता है 16 बिट इफेक्टिव एड्रेस को यूज़ करता है। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। और अब हमारे पास है लेक्चर नंबर 37 है, प्रोटेक्ट मोड होता है। ये MCQs के लिहाज से, ये पूरी लाइन आपकी MCQs के लिहाज से जस्ट इंपॉर्टेंट है। ये MCQs के लिए आपने खुद पढ़ लेने, या यहाँ पे मैंने वीडियो 1 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ, आप अच्छी तरह से इनको निकालने के लिए, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स है वर्चुअल मेमोरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये जैसा आपने पॉइंट्स अच्छी तरह निकाले। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इस सब में से आपको मैं प्रिसाइजली बता देता हूँ, आपका क्वेश्चन इसमें किस तरह से आ सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक फ़िज़िकल मेमोरी होती है, एक लॉजिकल। इसमें जो फिज़िकल और लॉजिकल मेमोरी दोनों अलग होती हैं। ठीक है, और वर्चुअल मेमोरी के अंदर हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो ईज़िली एफिशिएंट होते हैं, काम करते हैं, ईज़िली हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, और ईज़िली हम जो अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं वर्चुअल मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये आपने पॉइंट्स अच्छी तरह कर लेने, बाकी आपने गो थ्रू कर लेनी थ्योरी। आपके पास में क्वेश्चन आया था, अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर बहुत जगह ले रहा है तो आपकी मेमोरी की, तो फिर अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसकी मेमोरी कम कंज्यूम करें, आप कौन से प्रोसेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, अवॉइड हम कौन से चीज़ को यूज़ करें, वर्चुअल मेमोरी को इस्तेमाल करके हम अपनी जो मेमोरी है, डाटा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कम से कम जो है कि करवा सकें। ठीक है, ये चीज़ हम इसको यूज़ करें। डिमांड पेजिंग क्या होती है, डिमांड पेजिंग क्या होती है, इसमें हम जो है कि कम मेमोरी में वही प्रोसेस या चीज़ स्वैप कर सकते हैं जिन प्रोसेस की हमें ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप कम मेमोरी के अंदर वही चीज़ आप या प्रोसेस यूज़ कर सकें जिनकी आपको अशद नीड है, ठीक है, और जिनकी अगर आपको नीड नहीं है उनको आप वहाँ से आउट कर दें, उसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ आप उनके लिए लेज़ी स्वैपर की नीड यूज़ होती है, जिसके थ्रू आप जस्ट उन्हीं प्रोसेस को स्वैप कर सकते हैं जिनकी आपको अशद ज़रूरत होती है, बाकियों को आप स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसके बेसिक कंसेप्ट हैं वो आप देख लेने, मैंने आपको वैसे बता दिया। पेज फॉल्ट क्या होता है, पेज फॉल्ट क्या होता है कि मेमोरी में जब किसी भी पेज की नीड होती है, अगर आपको मौजूद नहीं है वहाँ पे, अगर आपको वो मिल नहीं रहा, एक्सेस नहीं हो रही, डेफिनेटली वो आपको वहाँ पे एरर जनरेट कर देगा, आपको कॉल करेगा कि हमें बता देगा कि यहाँ पे पेज मौजूद नहीं है, यहाँ पे एरर आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम। उसके बाद हमारे पास है पेज टेबल और सेकेंडरी टेबल क्या होते हैं। पेज टेबल क्या होता है कि पेज के अंदर दो चीज़ें होती है, एक वैलिड होती है, एक इनवैलिड होती है। जब हमें पता चल जाता है कि कौन सा पेज वैलिड है या कौन सा पेज इनवैलिड है, वैलिड होगा तो हमें बता देगा, इंडिकेशन पास कर देगा आपका पेज वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो हमारे पास पेज होते हैं, जो हमारे पास पेज को होल्ड कर होता है, जो हमारी मेन मेमोरी, अगर मेन मेमोरी मौजूद ना हो तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये पेज को होल्ड करता है अगर हमारे पास जो मेमोरी मौजूद ना हो। ये MCQs के लिहाज से जस्ट आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी नहीं है। अच्छा, इफेक्टिवनेस सक्सेस टाइम आपका अगर फाइंड करना है तो ये आपने चीज़ मेमोराइज़ करनी है, इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आपके पास 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं पेज फॉल्ट के।
कौन कौन से आ सकते हैं। एक तो ये आता है सर्विस द पेज, इंटरप्शन आ जाए, रीड इन पेज आ जाए या रिस्टार्ट द प्रोसेस आ जाए, इसको हम बोलते हैं। अब जो हमने प्रीवियस फार्मूला पढ़ा था इफेक्टिवनेस का, एक्सेस टाइम का, वही फार्मूला हमने अब यहाँ पे लागू करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। वो यहाँ पे करेंगे। आपके पास क्या है कि आपके पास पेज फॉल टाइम है, वो आप बताएंगे कितना है। वो आपके पेज फॉल टाइम 25 मिली सेकेंड है, वो लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पी आ गया, एम ए क्या होता है, मेमोरी एक्सेस। मेमोरी एक्सेस कितनी है आपके 100 नैनो सेकंड, 100 नैनो सेकंड ये आगा। अब आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो वो आपने कर देना, ठीक है। लेक्चर नंबर 38 है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि डिमांड पेजिंग विद पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। हम इसके अंदर पेज को आपस में रिप्लेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। यही वही चीज़ आगे आपने फार्मूले में जैसे ऐड करनी है, आपको वैल्यू गिवन है कि कितनी है, वो आप उसके मुताबिक करेंगे तो आपका ये फार्मूला हल हो जाएगा, राइट। अच्छा, मैप सिस्टम का नॉर्मल, ये आपका ना इंपॉर्टेंट है, ये आपने इनकी कोड अच्छी तरह से कर लेने हैं। अगर पेपर में आ भी जाते हैं नॉर्मल फाइल इनपुट आउटपुट का या फाइल इनपुट आउटपुट विद MMAP का, तो इसके साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 39 है। इसमें पेज रिप्लेसमेंट आती है। पेज रिप्लेसमेंट क्या होती है, जो पेज आप मांग रहे हैं वो आपकी मेमोरी में अगर मौजूद नहीं होता तो आपको क्या पेज शो होता है, पेज फॉल्ट शो होगा, ठीक है। मेमोरी अगर आपकी फुल हो चुकी है या किसी भी वजह से अगर वो एरर आ जाता है तो आपको वो शो करेगा कि आपका पेज फॉल्ट आ गया। तो अब हम चाहते हैं कि पेज अगर हमने रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे कि पेज रिप्लेसमेंट का यूज़ करेंगे। इसमें ये होता है कि अगर आपका पेज में कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपकी हार्डवेयर जो है वो ट्रैप हो सकता है, कर हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई चीज़ आपकी जो कि उसके अंदर इशू आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हम पेज रिप्लेसमेंट में ऐसे डिफरेंट एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू होगा कि हम पेज फॉल्ट से बच सकें और अपने पेज को जो है कि रिप्लेस कर सकें, जिसकी मदद से, ताकि हमारे पास एक एक अदर रिसोर्स मौजूद हो जिसके थ्रू हम पेज रिप्लेस कर सकें, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं। और उसके लिए हम जो कि डिफरेंट एल्गोरिदम पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं। उसके लिए पेज के लिए फीफो का एल्गोरिदम पढ़ते हैं पहले। फीफो में क्या होता है, पेज रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है। ये क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे काम करता है। अब इसको आपने एक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास एक जैसे सेम नंबर होंगे कि पेज फॉल्ट उस अक्कर नहीं होगा। अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर होंगे तो पेज फॉल्ट अक्कर हो जाएगा। आप देखिए पहले हमने कितने का बनाया, 1 2 3 4 का बना दिया, ठीक है। इसका कॉलम बना दिया, 1 2 3 4 का बना दिया। अब अगर सेम नंबर आ जाते हैं तो पेज फॉल्ट अक्कर नहीं होगा। अब 5 है, 5 क्या करें, इस 1 की जगह प्लेस करेंगे, 5 आएगा, बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा। अब 3 है, 3 आ गए। अब हमने देखना है कि क्या हम 3 रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये सेम आ गया, इसमें पेज फॉल्ट अक्कर नहीं होगा। 4 भी आ गया, नहीं अक्कर होगा। अब 1 आ गया, अब ये डिफरेंट नंबर आ गए। अब क्या होगा, यहाँ पे तो 1 है नहीं, इट्स मीन दैट कि अब हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर हुआ है। अब हम 2 की जगह 1 को रिप्लेस कर देंगे। 6 है, अब 6 देखें इस पूरे टेबल में नहीं है, इसी सिर्फ इस कॉलम में देखें नहीं है। अब क्या होगा, 3 की जगह हम इसको चेंज कर देंगे क्योंकि ये भी सेम नंबर नहीं आया। 6 के बाद 7 है, 7 देखिए इसमें नहीं है ना। अब इसी जगह क्या करेंगे, हम 7 लिख देंगे। आगे 7 भी होगा। अब 8 की बारी है। अब 8 है, अब 8 आ गया तो 5 की जगह क्या करेंगे, हम 8 ऊपर से स्टार्ट करें, 8 हो गया। फिर 7 है, फिर 8 है, 7 हमारे पास है तो हम नहीं करेंगे। 8 हमारे पास है, बिल्कुल है। 9 नहीं है। अब इस 1 की जगह क्या करेंगे, हम इस 9 को यहाँ पे लिख देंगे। 5 अब इस पूरे में नहीं है तो ये 6 की जगह इसी कॉलम देखना है, इस 6 की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 के बाद क्या है कि 4 है, ठीक है। अब देखते हैं हम 5 के बाद क्या, इस पूरे कॉलम में कोई 4 कहीं पे भी नहीं है। 4 हम किस में जगह रिप्लेस करेंगे, ये 7 की जगह, ये 4 आ गया। अब लास्ट 4 बच्चा है, 4 हम देखते हैं इस कॉलम में है, यस है। अब हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास होता है फीफो का ऑप्टिमम एल्गोरिदम। क्या होता है, जो चीज़ आपकी लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं हो रही नंबर, वो क्या करेंगे, वो आपने जो है ना लॉन्ग टाइम से अगर वो नंबर यूज़ नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे कि उसको रिप्लेस करना है। जो रिसेंटली आप यूज़ करके आएंगे वो आपने उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5 यूज़ कर दिया है, अब नेक्स्ट मेरे पास 5 आ गया है तो मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, फिर नेक्स्ट नंबर को मैं करूँगा। इस तरह आपने इसको बना लेना है। LRU पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, वी विल रिप्लेस द पेज दैट हैज़ नॉट बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो पेज जो लॉन्ग टाइम से अगर यूज़ नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। अब क्या इसका क्या बनाते हैं, जो नंबर ज़्यादा टाइम से इस्तेमाल नहीं होगा ना, हमने उसको यूज़ करना है, ठीक है। नहीं होगा, हमने उसको क्या करना है, इससे आउट कर देंगे इस कॉलम से। पहले 7 का बनाएंगे, फिर 7 0 का, फिर 7 0 1 का, फिर 7 2 का, फिर 2 यहाँ पे 7 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 1 इस तरह आ जाएगा। फिर क्या होगा, 0 है,
अब 0 यहाँ पे आ चुका है, ये इसी तरह रहेगा। अब 3 है, 3 का काम पे हमने यूज़ किया, ये 1 नहीं यूज़ हुआ, अब 1 की जगह मैंने 3 यूज़ कर दिया। 3 के बाद 4 है, अब 0 है। अब मुझे पता है 0 अभी रिसेंटली मैंने यूज़ किया है, अब 0 हो चुका है। अब 4 है, 4 यहाँ पे नहीं हुआ, अब 2 की जगह मैंने क्या किया, 4 कर दिया और बाकी नंबर 0 3 इस तरह आ गए। अब 2 की बारी है, 2 मुझे पता है अभी मैंने रिसेंटली इसको यूज़ किया है, तो इसको नहीं मैं करूँगा। 3 भी अभी मैंने रिसेंटली यूज़ किया है। 2 है, अब क्या है कि मैंने 3 को लॉन्ग टाइम से अब इसमें यूज़ नहीं किया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और अब यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 3 है, अब मैंने लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह 2 आ जाएगा, ये वाला 2। अच्छा, अब 3 की बारी है, अब 0 की 4 अभी मैंने किया, 2 भी किया, अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 की जगह 3 आ जाएगा, ये हो गया। अब ये दो नंबर रह गए हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब 0 है, 0 के यहाँ पे ये 4 की जगह मैंने क्या कर दिया, 0 लगा दिया। अब 3 लगाना है, 3 मुझे पता है कहाँ पे मैं लगाऊंगा, तो वो मैंने उसको इंटर कर दूंगा, 0 और 3 2 आ जाएगा। अब मैंने 3 अभी यूज़ किया रिसेंटली, ये देख मैंने लिखूंगा। अब 1 है, 1 कहाँ पे लिखना है, मैंने 0 की जगह ये मैंने 1 लिख दिया और 3 2 इस तरह। अब 2 मुझे पता है कि अभी मैंने रिसेंटली यूज़ किया है, मैं नहीं करूँगा। 0 है, ये 3 की जगह क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे 0 कर दूँगा, बाकी दो नंबर एज इट इज़। फिर 1 1 की जगह 1 ही रहेगा। फिर 7, अब मुझे पता है कि 2 मैंने नहीं यूज़ किया लॉन्ग टाइम से, इसकी जगह मैंने ये 7 कर दूँगा। और आगे क्या आ जाएगा, 1 0 और 1 0 और 1 मैंने अभी रिसेंटली यूज़ किया और 0 1 और 0 इस तरह रहेंगे, तो मैंने इससे टेबल बना लेना है। अब नेक्स्ट क्या है कि काउंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। काउंटर बेस्ड क्या होती है कि आप जो क्लॉक हिस्ट्री हमें बता रही होती है कि कितने स्मॉलेस्ट टाइम के लिए आपको कितने जो काउंट करके बताते हैं कि कितने पेज आ चुके हैं, कितने पेज आपके रिप्लेस होने वाले अभी रहते हैं, और शार्टेस्ट स्मॉलेस्ट टाइम के लिए पेज को रिप्लेस करके देता है। ये चीज़ें इसमें आती हैं। एल यूज़ में ये होता है कि स्टैक में क्या होता है कि आप पहले आप स्टैक में क्या होता है कि आप टॉप से वैल्यू स्टार्ट, पहले एक वैल्यू रिप्लेस करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह आप करें। अगर एक्सट्रैक्ट करनी हो, निकालनी, रिमूव, ऊपर से आप स्टार्ट इसको रिमूव करेंगे, फिर इसको स्टेप बाई स्टेप आप इसको रिमूव करेंगे। लेक्चर नंबर 14 आ गया है। इसमें ब्लेडी अनामली क्या होती है। अगर वही नंबर मौजूद होगा तो फिर हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर नहीं होगा, अगर नंबर तो फिर हम नंबर तब्दील नहीं करेंगे, ठीक है, अगर वही नंबर होगा। अब देखिए 1 है, 1 और 2 इसी तरह, 1 2 3 इसी तरह रहे हैं। अब क्या है कि 4 है, अब मुझे पता है कि नंबर जो है ये 4 है, यहाँ पे 1 की जगह ये मैंने 4 कर दिया, 4 2 3 इस तरह आ गए। अब नेक्स्ट क्या मेरे पास 2 है, 2 मुझे पता है कि वही नंबर मौजूद है, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट अक्कर नहीं होगा। 5 है, ठीक है। सिंपली आपने याद रखना, अगर वही नंबर सेम एक ही कॉलम में आ गया तो हमने नंबर तब्दील नहीं करना। अब मेरे पास क्या है, 4 था, मैंने 1 की जगह 4 लिखा, 2 3 इस तरह। अब 1 है, अब मुझे पता है कि 1 कहाँ पे है, ये इस जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा, मेरे नंबर 1 के बाद आगे मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास डिफरेंट नंबर आ रहा है, सही है, तो डिफरेंट आ रहा है, मैं इस 3 की जगह यहाँ पे 2 में कर दूंगा। फिर नेक्स्ट कौन सा है, 5। अब देखें कि डिफरेंट नंबर आ रहा है, इस मीन कि यहाँ पे मैं 4 की जगह क्या करूँगा, नेक्स्ट 5 कर दूंगा। 1 मेरे सेम नंबर आ रहा है, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करी। 2 आ रहा है, वही नंबर रहेगा। 3 आ रहा है, तो 1 की जगह मैं क्या करूँगा, अब 3 कर दूंगा। अब 3 आ रहा है, 4 2 की जगह मैं 4 करूँगा, वही आ जाएगा। 5 मेरा वही आ रहा है, सेम नंबर अगर टेबल में उसी कॉलम में सेम नंबर आएंगे हमने तब्दील नहीं करने, अगर डिफरेंट नंबर आएंगे तो हमने उसको तब्दील कर देना है। ब्लेडी नामली में क्या, इसमें जस्ट नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फॉल्ट बढ़ेंगे। पीछे जो प्रीवियस एग्जांपल की है उसमें क्या था, हमारे पास नंबर ऑफ फॉल्ट हमारे पास 9 थे, ठीक है, टोटल जो फ्रेम हमारे पास 3 थे, उसका पेज 9 बने हैं। लेकिन ब्लेडी अनॉमली में क्या होगा, इसमें एक नंबर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, n+1 होगा स्टैक रिप्लेसमेंट में। क्यों होगा, अब यहाँ पे 3 हैं और इसमें आपके पास अब 10 बनेंगे, वहाँ पे 3 थे लेकिन 9 बने, इसमें एक आपका जो है कि स्ट्रक्चर जो है वो एक्स्ट्रा बन जाता है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो चीज़ सेम इसी तरह करनी है। ग्लोबल रिप्लेसमेंट लोकल, ग्लोबल में क्या होता है, इसमें आपके पास जितने, इसमें सारों में से आप प्रोसेस में से या फ्रेम में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लोकल में क्या होता है, जो आपको मिले होते हैं जैसे आप उसी को सेलेक्ट करते हैं, उसी को आप यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। 3 में जो एलोकेशन स्कीम्स होती हैं, एक फिक्स है, एक प्रोपोर्शनल एलोकेशन होती है, और थर्ड आपके पास प्रायोरिटी एलोकेशन। प्रायोरिटी में आप उसको प्रायोरिटी बेस पर हल करते हैं। प्रोपोर्शनल की नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड टू प्रोसेस प्रोपोर्शनल साइज इन दिस, उसकी साइज़ के ऊपर मुनहसर करता है। और फिक्स के अंदर क्या करते हैं, उसको इक्वली जो है कि हम पार्टीशन कर देते हैं उसकी, ठीक है। और इसका ये फिक्स एलोकेशन का ये भी एग्जांपल आपने निकाल लेनी, बहुत ईजी है। और ये जस्ट आपने क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग जो है कि आपने ये चीज़ रिजॉल्व करनी, आपकी हो जाएगी।
उस पर ट्रैशिंग क्या होती है, प्रोसेस इज़ ब्लैंक इफ़ इट इज़ स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग। अगर आपके पास कोई पेजिंग से ज़्यादा अगर टाइम ले रहा है वो आपके पास ट्रैशिंग कराएगा, ठीक है। पेजिंग से ज़्यादा जो टाइम लेगा प्रोसेसिंग में वो आपके पास ट्रैशिंग कराएगा। और लेक्चर नंबर 41 है ट्रैशिंग क्या होती है। ट्रैशिंग मैंने आपको बता दिया, पेज फॉल्ट का अगर बार बार अक्कर होना, पेज फॉल्ट का बार बार अगेन से अगेन आना, अगर आप उसी जो बार बार पेज को सही करते रहेंगे, ठीक है, तो आपका सारा टाइम वहाँ भी वेस्ट हो जाना, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके आपने देख लेने से आपके जो कंप्यूटर, एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है, एनर्जी आप कंज्यूम होगी, बहुत ज़्यादा टाइम सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो कि इससे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो पेज फॉल्ट रेट इंक्रीज ट्रीमेंडुअसली जो है कि हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ क्लास से आपने देख लेना है। और इसके बाद ये आपने एमसीक्यूज़ क्लास से इंपॉर्टेंट याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होते हैं, डी ग्रेटर दैन एम होता है। पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी है। प्री पेजिंग क्या होती है, प्री पेजिंग क्या होती है कि इसके अंदर अगर आपके पास पेज में कोई भी फॉल्ट, कोई भी एरर आने से पहले अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं, उसका सलूशन फाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं। पेज साइज़ क्या होता है कि हाउ डू वी सिलेक्ट अ पेज, हम इससे किस तरह कर सकते हैं। टाइम इज़ कंपोज इनपुट आउटपुट कंपोज ऑफ स्टैक लेटेंसी एंड ट्रांसफ़र टाइम्स के ऊपर करता है। अच्छा, ये आपके पास एमसीक्यूज़ आएगा, ये आपके पास इतना दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि इसकी आउटपुट क्या है, वो आपने याद रखनी है कि कितने पेजेस बनते हैं। 124 पेजेस आपके बनेंगे, ठीक है। लेक्चर 42 है फाइल कंसेप्ट है। फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी सिंपल कार्ड स्ट्रक्चर में लाइन होती है, फिक्स लेंथ होती है, वेरिएबल लेंथ होती है। कम्प्लेक्स में क्या होता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट री एलोकेटेबल लोड फाइल होती है। फाइल के एट्रीब्यूट्स के नेम, उसका नेम होता है, टाइप्स होती हैं, लोकेशन, साइज़, उसका ओनर कौन है, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो आपका एक डायरेक्टरी एंट्री होती है, इनओडी होती है, ठीक है। इसको हम यूनिक्स लिनक्स को क्या बोलते हैं, इनओडी भी बोलते हैं। और हमारे पास क्या होता है कि अगर आपका डायरेक्टरी एंट्री है उसमें डास या विंडो डायरेक्टरी एंट्री कंसिस्ट किसके ऊपर करती है, फाइल नेम के ऊपर और उसके एट्रीब्यूट्स पे। ये दो आपने नेम याद रखने हैं। अगर आपका सिस्टम यूनिक्स या लिनक्स है तो उसकी डायरेक्टरी किसके ऊपर कंसिस्ट करेगी, उसके फाइल नेम पे या इनओडी नंबर पे कंसिस्ट करेगी, ठीक है। और ये चीज़ याद रख लेनी है आपने। फाइल ऑपरेशंस हैं, ये इतनी कुछ खास नहीं है। ट्रंकेट है, और ट्रंकेट का क्या होता है, यूज़र में वांट टू अरेज द कंटेंट ऑफ द फाइल बल्कि अगर यूज़र कोई भी डाटा फाइल से उसको वहाँ से आउट करना चाहता है, फ्लैश करना चाहता है, लेकिन एट्रीब्यूट्स में अगर रखना चाहते हैं इसका यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन है, ये भी इंपॉर्टेंट्स हैं। या अगर आप असाइनमेंट्स बनाते हैं, आपको पता है कि आपने किस तरह करना है। एग्जीक्यूटेबल के लिए एक्जी का यूज़ करें, ऑब्जेक्ट के लिए ओबीजे की एक्सटेंशन, सोर्स के लिए सी, बैच के लिए BAT या SH, टेक्स्ट के लिए TXT या डॉक यूज़ करेंगे। वर्ड प्रोसेसर के लिए डॉक आप यूज़ कर लेंगे, ये आपने ईजिली याद कर लें। लाइब्रेरी के LIB, प्रिंट और व्यू के लिए जिप या ARC, अर्चीव के लिए ARC जिप, मल्टीमीडिया के लिए MPEG, MOV या RM यूज़ करें, ठीक है। ये आगे फंक्शन याद कर लेना। फाइल्स टाइप यूनिक्स के अंदर कौन से, आइडेंटिफायर, डायरेक्टरी, ब्लॉक, कैरेक्टर, लिनक्स, फीफो, सॉकेट, ये इस तरह की चीज़ें आपने देख लेनी है। और उसके बाद डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर आपको बताया गया। डायरेक्टरी ऑपरेशन कौन से हैं, क्रिएट के लिए आप MKDIR यूज़ करते हैं, ओपन के लिए ओपन DIR, रीड के लिए रीड DIR, रीविंड के लिए ये वाला क्लोज के दिस वन, ये चीज़ें आपने इसके आगे से ये जो है ना कि आपने याद रख लेने हैं। डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, एफिशिएंट सर्चिंग होती है, उसकी नेमिंग होती है, ग्रुपिंग होती है, ये तीन नेम ही आपने याद रखने हैं। सिंगल लेवल क्या होता है कि सिंगल लेवल में आपकी सिंगल फाइल होती हैं जस्ट। टू लेवल में क्या होते हैं कि आपके हर फाइल के अंदर आगे दो पार्ट्स हैं, इस फाइल के आगे दो पार्ट्स हैं, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, हर फाइल के आगे पार्टीशनिंग होती है। ट्री बाइनरी के अंदर क्या होता है कि इसके आगे मजीद पार्ट के आगे फिर मजीद पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। यूनिक्स लिनिंग नोटेशन कंसेप्ट क्या होता है, ये जैसा आपने देख लेने एज MCQs के लिहाज से, बाकी कोई इतना खास नहीं। 43 के अंदर क्या है, इसमें साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज होती है, इसका जस्ट आपने स्ट्रक्चर याद रखना है कि ये कौन से स्ट्रक्चर की है। ये आपने साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज की सिंबल है, ठीक है। और ये कौन से ग्राफ है, ये आपने याद रख लेना है कि जनरल ग्राफ डायरेक्टरीज है। ये आपने माइंड में, लिनक्स यूनिक्स कौन सी, हार्ड लिंक्स होते हैं, सॉफ्ट। हार्ड लिंक्स होता है ये मिरर ऑफ कॉपी होती है ओरिजिनल फाइल की, और ये एक्चुअल लिंक होता है ओरिजिनल फाइल का सॉफ्ट लिंक। माउंटिंग पॉइंट क्या होती है कि एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे आपका डाटा या आप जो है ना आपकी रिसोर्स एक ही स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर की जाती है, वहाँ से आप क्या करते हैं। रिमोट के लिए क्या होता है, आप जहाँ पे फिजिकली नहीं काम करते, आप रिमोटली कोई भी चीज़ एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। लोकल क्या होता है, आप लोकली डाटा अगर एक्सेस करना चाहें आप फिजिकली कर सकते हैं। माउंटिंग यूनिक्स ये MCQs है। और अरेंज इस ये क्या करते हैं, इसको अरेंज क्या करते हैं, एक बिग ट्री में करता है। इस जो ट्री है ना, इसको डाटा को अरेंज करते हैं एक बड़ी ट्री की फॉर्म में। फाइल शेयरिंग के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसके कौन से पॉइंट्स हैं, डुप्लीकेटिंग फाइल है, कॉमन लॉगिन है, और उसके बाद
कॉमन ग्रुपिंग या लिंकिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। 44 के अंदर क्या है, प्रोटेक्शन है। सेवरल टाइप्स ऑफ कौन सी हैं, रीड करते हैं, उसमें राइट करना, एग्जीक्यूट करना, अमेंडमेंट करना, डिलीट करना, लिस्ट करना, ये चीज़ें हम इसमें जो प्रोटेक्शन में करते हैं। यूनिक्स क्या है, एक रीड परमिशन होती है, राइट परमिशन होती है। अगर ऑक्टल डिजिट होगा तो इस मीन दैट रीड परमिशन होगी। सेकंड अगर ऑप्शन है वो राइट के लिए होता है। थर्ड ऑप्शन एग्जीक्यूट परमिशन के लिए होता है, ठीक है। बिट वैल्यू 1 क्या 1 इंडिकेट करती है परमिशन फॉर एक्सेस के लिए। अगर एक्सेस परमिशन करनी 1 का यूज़ करेंगे, अगर परमिशन किसी को नहीं देनी तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, 0 का यूज़ करेंगे। और उसके बाद आप देख लें जो चीज़ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा ये आपके जस्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू मास्क आपने देख लेनी है, और फाइल कंट्रोल बैक का आपने देख लेना है, आप उसको किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद स्पेस एलोकेशन मेथड कौन सा है, कंटिन्यूस एलोकेशन। कंटिन्यूस मीन दैट कि आपकी मेमोरी के जो है ना वो एक डाटा बेस एक सीक्वेंस में नहीं होता, एक बेतरतीब फॉर्म में होता है। लिंक एलोकेशन, इंडेक्स एलोकेशन, ठीक है। और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसके बाद देख लेते हैं कौन सी आपका इंपॉर्टेंट। 45 के अंदर मुझे कुछ खास चीज़ें नहीं लग रही। अच्छा 3 इंटरेक्टिव पॉइंटर्स होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। और फैट क्या होता है, फैट फाइल एलोकेशन टेबल होती हैं। बिट वेक्टर में 2 चीज़ें याद रखनी है। बिट इफ़ अगर ब्लॉक हमारे पास फ्री है तो इट्स मीन दैट वो 1 को नॉमिनेट कर रहा है। अगर एलोकेट हो गया इट्स मीन दैट वो 0, अगर 0 कर रहा है हमारे पास वो ब्लॉक जो है ना एलोकेट होगा किसी और को। अगर फ्री होगा इट्स मीन दैट कि वो क्या करेगा, 1 हमारे शो कर देगा। लिंक लिस्ट क्या होती है, तमाम फ्री डिस्क को लिंक करके करते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन से जो फ्री है, कौन सी हमारे पास फ्री नहीं है, ये चीज़ें इसको शो करती हैं। फर्दर यहाँ पे कुछ चीज़ डाटा स्केड्यूलिंग है, इसमें क्या है, सीक टाइम इज़ द टाइम फॉर द डिस्क आर्म टू मूव करने के लिए। और यहाँ पे बस यही था, ठीक है। द स्कैन एल्गोरिथम सम टाइम कॉल इसको बोलते हैं, एलिवेटर एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है। ये थे हमारे पास लेक्चर CS 604 के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। फीडबैक भी आपने लाजमी मेंशन करना है। और आपको मैंने 3 से 4 जो टॉपिक्स मैंने आपको छोड़े हैं, एक आपको मैंने बताया था एल्गोरिथम का, एक आपको मैंने बताया था पार्ट 2 में मैं आपको करवा दूंगा क्योंकि वो मेरे माइंड से थोड़ा स्लिप हो गया था। अगेन मैंने आपको प्रिसाइजली बता दिया था। और उसके बाद आपके 2 या 3 न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, वो आपने खुद करने, अगर आपसे नहीं होते वो लाजमी करने, आपने स्किप नहीं करने, नहीं होते तो आपने मुझे बताना है। मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपको 3 से 4 जो टॉपिक्स मैंने आपको प्रिसाइजली बताएं वो आप कल नहीं होते तो मैं इंशाल्लाह आपको उस पर वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।